हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो कि ITR 1 कैसे फिलअप किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी के इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, बार बार मैं जीएसटी बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाके क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार देखेंगे कहाँ जाते हैं। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, ये जो पुराना वाला जो हम लोग का पोर्टल है उसमें ही जाएंगे। तो उसमें जाते ही हम लोग को नया जो पोर्टल है उसमें ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपल लॉगिन करना है। और ये जो लॉगिन है, लॉगिन कैसे किया जाता है आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। इसमें आप पैन और आधार से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर पैन से लॉगिन कर लिया। तो अभी हम आगे लॉगिन करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, ITR 1 तो सीधा जाएंगे ई फाइलिंग में। और अभी एक तो चीज़ आपको शायद नज़र में आ रहा है कि प्रोफाइल स्टेटस 75% कंप्लीट। इसको 100% कंप्लीट कैसे किया जाता है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाना होगा। लेकिन अभी GST इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल कर रहा हूँ, इसीलिए ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में चला गया। उसके बाद आपको जो करना है, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर कर देते हैं। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू रखना है। उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ITR 1 तो ऑनलाइन ही कर देते हैं, डेमो के लिए कर रहा हूँ, यही याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आप करते करते रुक जाते हैं तो उसको सेव अगर कर देंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा सेव ड्राफ्ट बोल के ऑप्शन दिखाई। लेकिन ये पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए सेव ड्राफ्ट नहीं शो कर रहा है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बोल रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये जो SSC है, इंडिविजुअल HUF या फिर आधार है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल है, तो आगे बढ़ते। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है सिलेक्ट ITR फॉर्म। अभी तक ऑनलाइन में 1 और 4 यही रिलीज हुआ है, और जो इनकम टैक्स रिटर्न जिसका फाइल हो रहा है सैलरी, उसका ITR 1 ही है। तो ITR 1 में क्लिक कर देंगे। इसमें एक तो चीज़ है, देखिए, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट, मतलब कौन लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं वही बोला जा रहा है। फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हैविंग पोर्टल इनकम अप टू 50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी जिसका सैलरी इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है। अदर सोर्स है, अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट इनकम, अदर सोर्स मतलब ये आप सोच मत लीजिए कि कोई दूसरा कुछ बिजनेस इनकम है। एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000, मतलब 5,000 के ऊपर अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपका ITR 1 सूट नहीं करेगा। ब्रैकेट में और क्या दे रहा है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और इन केसेस वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। अगर बंदा का 194N सेक्शन में TDS कट गया तो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो बिल्कुल भी नहीं फाइल कर सकते हैं। और उनका अगर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में कुछ रुपया डिपॉजिट है तो वो भी ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। और अगर आपको लगे कि ITR 194N क्या है सेक्शन, उसका मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया, आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। देखिए इधर एक तो ऑप्शन है प्रोसीड बोल के, हेल्प मी डिसाइड विथ ITR फॉर्म टू फाइल। मैंने तो इधर बोल दिया सैलरी रिटर्न है, ITR 1 सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन आपको अगर लगे कि ये ITR 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक्स देखिए। इधर एक तो ऑप्शन है जो मुझे अच्छा लगा, पहले जो फीचर्स था इनकम टैक्स रिटर्न का उसमें ये चीज़ नहीं था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हेल्प मी डिसाइड विथ ITR फॉर्म टू फाइल। कौन सा फाइल मुझे फाइल करना जरूरी है वो मुझे चुनने के लिए थोड़ा हमको हेल्प करो। तो इसमें अगर आप प्रोसीड करेंगे, देखिए इधर ITR 1 दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। ये सब अगर कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपका ITR 1 ही फिलअप होगा। उसके बाद देखिए ITR 2 के लिए क्या बोल रहा है,
दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ यू डू नॉट हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन अगर है तो ITR 2 आप फिलअप नहीं कर सकते। और उसके बाद ITR 3 उन्हीं के लिए, दिस फॉर्म विल एप्लीकेबल इफ यू हैव इनकम और बिजनेस प्रोफेशन अगर है तो आप ITR 3 फिलअप कर सकते हो। और ITR 4 दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशन। ये सब अगर कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपका ये ITR 4 होगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे ये लगा है। तो मैं पीछे जाके ITR, मुझे पता है ITR 1 है तो मैं ITR 1 में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए लेफ्ट साइड में एक तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। ये सब कुछ अगर डॉक्यूमेंट आप सामने रखेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है व्यू मोर करके एक बार देख लेते हैं। देखिए फॉर्म 16 है सैलरी वालों के लिए, फॉर्म 16 26 जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर हाउसिंग लोन आपका है तो आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी साथ में रखना जरूरी है। रिसिप्ट फॉर डोनेशन मेड, अगर आपने कुछ डोनेशन किया है तो वो डोनेशन का डिटेल भी आपको रखना है। वो 80 GG ये सब के लिए अब सभी को पता है, लेकिन ये सब कुछ लोगों को याद नहीं रहता है। एक बार क्लिक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या क्या आपको लगेगा। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, ये सब कुछ आपको लगेगा। उसके बाद जो लगेगा इन्वेस्टमेंट LIC प्रीमियम जो कि 80C में जाता है। ये सब कुछ आपके पास पहले ही होना चाहिए। उसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग करने के लिए बैठिए। उसके बाद सिंपल लेट्स गेट स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट करते ही देखिए प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ आंसर, आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। वो सवाल क्या है, ये सब पुराना सवाल है, टेंशन वाला कोई बात नहीं है। सिर्फ ऊपर का जो लुक है वही चेंज हुआ है, चीज जो था वो सब पहले की तरह ही है। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है तो आपको इधर टिक करना है, अगर नहीं तो नहीं। और दूसरा क्या ऑप्शन है, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन। एज पर 7th प्रोविजन में अगर है तो आपको इधर क्लिक करना है। एज पर 7th प्रोविजन क्या क्या है देखिए, डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore in और मोर करेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब आपने अगर कुछ डिपॉजिट किया है 1 crore के ऊपर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और क्या है, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। 2 लाख के ऊपर अगर आप फॉरेन ट्रैवल में खर्चा किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और एक तो क्या है, एक तो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने साल में 1 लाख के ऊपर अगर पेमेंट किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आप बोलेंगे मेरा साल का इनकम 2 लाख रुपया और मैंने बिजली का जो बिल भरे वो 1 लाख रुपया, गवर्नमेंट वो मानेगा नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारा डिटेल दो, मतलब आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो मेरा ये सब केस नहीं है, मेरा टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोल के मैंने आगे बढ़ गया। अच्छा, तो ये एक तो पॉपअप उठ गया। ये पॉपअप क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कॉन्फर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। देखिए इनकम टैक्स का जो नया साइट चेंज हुआ है इसमें थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज किया है। क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है, पहला तो आप जो देख रहे हैं जो नील एंड जो ब्लू एंड वाइट जो इंटरफेस है ये चेंज हुआ है, लुक में ये चेंज हुआ है। दूसरा जो है वो है प्रीफिल वाला, बहुत कुछ आ गया, मतलब आपको फिलअप नहीं करना है, ऑटोमेटिक फिल होके बैठ जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर आपको लगे कि ये सही है, करेक्ट है, तो आप उसको कॉन्फर्म कर दीजिए। और अगर आपको नहीं लगे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट करने से पहले आपको ये याद रखना होगा आपके पास उसका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी एक्चुअल में जो आप लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये जब भी आप मॉडिफाई करेंगे आपके पास नोटिस आने के लिए जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके सर्वर में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है और आप कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रेड हो जाए कलम तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम ओके करके आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते ही देखिए हमारे पास 3 स्टेप्स हो रहा है, एक तो 1, उसके बाद 2, 3। फर्स्ट स्टेप में क्या है, वैलिडेट रिटर्न, सेकंड में दिखा रहा है कॉन्फर्म योर रिटर्न समरी, थर्ड स्टेप में बोला जा रहा है वेरीफाई एंड सबमिट। तो पहला स्टेप में देखिए, पहला स्टेप में 5 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। पहला वैलिडेट रिटर्न में क्या क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये 5 आपको कंप्लीट करना है। उसमें देखिए वैलिडेट रिटर्न समरी में क्या बोल रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपको बताया। तो पहले आपको जाना कहाँ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसमें आपको जाना है। उसके बाद देखिए जो भी आपको लगे कि ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आपको डिलीट करके ठीक करना होगा। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, पेंशनर है, आधार है, क्या है, जो भी है आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन कौन सा है, कौन सा सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं, 194(9), मतलब ये पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि अभी तक ड्यू डेट कंप्लीट नहीं हुआ है, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो ठीक है। उसके बाद फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, आप किसी नोटिस के अगेंस्ट से रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं, मैं किसी नोटिस के अगेंस्ट से फाइल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये सब ब्लॉक हो गया। उसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। हम लोग को पता है पहले एक नया एक तो रिजिम इनकम टैक्स द्वारा निकाला गया है, जिसमें आपका जो स्लैब है वो तो कम होगा लेकिन आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक तो जो ऑप्शन है जो पुराना वाला है उसमें आपका डिडक्शन सब कुछ मिलता है। तो मेरा एक तो सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी मैंने दिखाया है, वो मैंने वीडियो ऊपर में आई बटन में लिंक कर दे रहा हूँ, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। वो टैक्स कैलकुलेशन का जो वीडियो है वो देखने से आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार टैक्स कैलकुलेटर को एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फिलअप करना चाहिए कौन सा नहीं। तो मुझे आर यू ऑप्टिंग ए न्यू रिजिम, तो मैंने येस नहीं कर रहा हूँ, मैं नो कर रहा हूँ, मतलब मैं पुराना जो टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम है उसी से जा रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे आएंगे, फिर बैंक डिटेल्स में आएंगे। बैंक डिटेल्स पिछले साल का जो रिटर्न था उसमें जो जो हम लोग रिटर्न में बैंक डिटेल भरे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर किसी और बैंक में आप दिखाना चाहते हैं तो वो बैंक को भी आपको इधर ऐड करना है। मान लीजिए इस साल मेरा कुछ नया बैंक ऐड हुआ है तो मुझे वो नया बैंक भी इधर ऐड करना पड़ेगा और आपको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा किसी एक बैंक को रिफंड बोल के, अगर आपके पास रिफंड नहीं है फिर भी। और अगर नया कुछ बैंक है तो आप ऐड अनदर करके ऐड कर सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है कॉन्फर्म करके। देखिए जब कॉन्फर्म होके ठीक हो गया उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम जो बोल के जगह है वो देखिए एक्टिवेट हो गया, और नीचे का थर्ड जो है वो अभी भी इनएक्टिव है, मतलब इसको अभी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मजे का बात यही है, देखिए ये 0 दिखा रहा है, मतलब इनकम टैक्स पोर्टल में ये 0 है। लेकिन आप ही सोचिए ये कैसे हो सकता है, टैक्स पेड जो TDS है ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक प्रीफिल आ गया और जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हो गया 0, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये पोर्टल का कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी सिचुएशन में ये आपका अच्छा है कि आपको एक तो ऐसा कुछ मिल गया सीखने के लिए या फिर देखने के लिए। टैक्स ऑटोमेटिकली आ रहा है लेकिन इनकम नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल है उसको आपको भरना है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के इस अगेंस्ट, मतलब आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो तब भी आप फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके अंदर जाके आप सिंपल एडिट करेंगे और फिल कर देंगे। तो दोस्तों मैंने हाथों से सैलरी का एक तो फिगर डेमो के लिए आप लोगों के लिए एक तो भर दिया। उसके बाद देखिए नीचे ऑटोमेटिक सैलरी का फिगर आ गया, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 सैलरी पर्सन के लिए वो ऑटोमेटिक आ गया, वो मैंने कुछ किया नहीं। और उसके बाद प्रोफेशन टैक्स जो मैंने वो भी डेमो के लिए आपका 2400 मैंने भर दिया। तो उसके बाद एडजस्ट होके 39,17,600 आ गया। एक तो डेमो के लिए इसका कुछ वो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव में जाके क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए सेव हो गया और लेस होके ये फिगर आ गया।
नेक्स्ट आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा केस में कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है नहीं, इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सभी का होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन इधर कुछ शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है नहीं कि आप नहीं दिखाएंगे, आपको करना है ऐड डिटेल। ऐड डिटेल में क्लिक करते ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत सारा सवाल जवाब है। क्या है सवाल? डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट इन इंडिया। देखिए पहले से ही सब कुछ नो रखा है, अगर कुछ है तो आपको येस करना है। तो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट ऑब्वियसली है, तो मैंने क्लिक कर दिया येस। तो आपको पूछा जा रहा है कितना है सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, तो मैंने 4000 इधर भैया डाल दिया। उसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव, ये सब से आपका कुछ इंटरेस्ट आता है, तो मैंने नो कर दिया, मतलब कुछ नहीं, मतलब नो ही हो गया। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, आपका फैमिली पेंशन कुछ है तो येस कीजिएगा। नहीं भैया मेरा फैमिली पेंशन भी नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, आपका अगर कुछ पिछले साल का इनकम टैक्स रिफंड आया होता है तो आप देखिएगा आप जितना क्लेम करते हैं उससे ज़्यादा आता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट दे देता है, ब्याज दे देता है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ येस कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एनी अदर कुछ अगर आपका इनकम है तो येस कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। डू यू हैव एनी डिविडेंड इनकम, आपका कुछ डिविडेंड इनकम है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप येस करेंगे तो इसका डिटेल में क्या है देखिए, इस लाइन का नहीं है, लेकिन आपका है तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली ब्रेकअप आपका डिविडेंड का देना होगा। मतलब अप टू अप्रैल से 15 जून तक का कितना आपको डिविडेंड मिला है वो आपको देना है। 16 जून से 15 सितंबर तक कितना है ये सब देना है। अगर एक्चुअल में अगर डिविडेंड आ जाता है तो ये सब मेरे हिसाब से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा, क्योंकि आजकल डिविडेंड भी 26 एज में शो कर रहा है, तो इसी हिसाब से 26 एज का फिगर इधर आ जाएगा। तो मेरा ये सब कुछ नहीं है, तो मैं नो कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ कंटिन्यू करके। उसके बाद देखिए ग्रॉस टोटल इनकम इतना आ रहा है और एग्जेम्प्ट इनकम आपसे पूछ रहा है। दिस कॉन्फर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, इफ यू हैव एनी एग्जेम्प्ट इनकम प्लीज ऐड इट हियर। अगर आपके मन में सवाल है तो क्या है एग्जेम्प्ट इनकम, मुझे पता है आप सबको पता है, क्योंकि इतने साल से आप लोग भर रहे हैं ITR 1, आपको पता है। लेकिन क्लिक करने के बाद एक बार देख लीजिएगा अगर भूल गए तो। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, क्या क्या नेचर है ये सब कुछ है। एग्रीकल्चरल इनकम 5000 के नीचे, जो कि पहले रिटर्न फाइल करने शुरू करने से पहले ही बोल दिया था। उसके बाद 10 BC अमाउंट, ये सब जितना भी सेक्शन है, अगर आपका ये सब कुछ लागू होता है तो आप एग्जेम्प्ट इनकम में ये डाल सकते हैं। अगर कुछ है नहीं तो आप सीधा कैंसिल करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये वाला सीट हो गया तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए टैक्स पेड जो दिख रहा है, मतलब मेरे हिसाब से ये सही है टैक्स पेड नहीं। उसके बाद टोटल डिडक्शन, ये वाला जो जगह है इसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये अभी एक्टिव हो गया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, अगर आप डोनेशन के अगेंस्ट कुछ डिडक्शन लेना चाहेंगे तो येस करना होगा, और डोनेशन का डिटेल भी आपको देना है। लेकिन अभी मेरा कुछ डोनेशन दिया नहीं है क्लाइंट। नेक्स्ट, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, के लिए कुछ डोनेशन दिया है नहीं है। एलिजिबल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGG, कुछ 80 GG में कुछ आपका है नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर PPF में कुछ जमा किए हैं। 80C के, आपका 80C के बारे में एक्चुअल पूछ रहा है। 5 इयर्स जो टैक्स सेवर डिपॉजिट होता है, ये सब कुछ है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो। आप येस कर दीजिए। येस करने के बाद आपको प्लीज प्रोवाइड द अमाउंट टू बी क्लेम्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, आप क्लेम कितना लेना चाह रहे हैं आपको यही पूछा जा रहा है, तो मैं 1,40,000 का डाल देता हूँ। उसके बाद क्या है, आर यू एलिजिबल क्लेम 80CC DA, तो आपका पेंशन वाला स्कीम जो है वो बोल रहा है, नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस अगर है तो आपको इधर क्लिक करना है। येस कर देता हूँ क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस तो है ही ऑब्वियसली।
उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट एजुकेशन लोन, टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन लोन के लिए अगर है तो आप क्लिक कीजिए, नहीं तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, आपको देखिए बोल रहा है ये येस ऑलरेडी किया हुआ है। एनी अदर डिडक्शन अगर है तो आपको ये फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैंने इधर येस कर दिया क्योंकि मेरा एक तो सेक्शन है देखिए 80 TTA जो कि इनकम टैक्स का जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है उसका जो 10,000 तक छूट मिलता है वो एक तो है, क्योंकि मैंने एक तो डेमो के लिए आप लोगों के लिए 4,000 दिखाया था, तो 4,000 मुझे छूट मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्लिक करके 4,000 लिख दिया। मतलब जो आप मांग रहे हैं उसके पास में आपको टिक करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये फंडा। उसके बाद देखिए एक तो रेट करके क्या बोल रहा है, वार्निंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर प्लीज रीवेरीफाई। मतलब ये जो जब काम किया मेरा एम्प्लॉय ये रिपोर्ट नहीं किया था ऑफिस में, तो इसीलिए उनका जो ऑफिस है एम्प्लॉयर है वो जब रिटर्न फाइल किया था TDS रिटर्न सैलरी रिटर्न उसमें ये 4,000 रुपया शो नहीं किया था, इसलिए ये वार्निंग आपको दे रहा है। तो आपको डरने वाला कुछ बात नहीं है, आप अगर चाहें तो ये फिलअप कर सकते हैं और आप करेंगे भी, ये डिडक्शन अब लीजिए। आपको सिर्फ पास में हार्ड कॉपी रखना जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए 4,000 रुपया इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। अगर क्लैरिफिकेशन मांगता है तो आपको तब देना है क्लैरिफिकेशन, अभी कुछ बात नहीं है, रेड होने दीजिए। आप कॉन्फर्म करके सिर्फ सही जो फिगर है वही आप डालिए, रेड ब्लू ब्लैक ये सब मत देखिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। तो मेरा देखिए ग्रॉस टोटल इनकम वाला भी टिक हो गया, अभी भी 3 स्टेप्स बाकी है। तो एक एक करके मुझे दिखा रहा है 80C तुमने फिलअप किया 1,40,000, अच्छा बात है। 80D में देखिए 0 है, मैंने उधर येस किया था, तो अभी इधर आपको 80D फिलअप करना है एडिट करके, तो मैं फिलअप कर देता हूँ। whether you or any of your family member is a senior citizen, तो मैंने कर देता हूँ yes। warning you are not senior citizen as per the date of birth, please choose this option only if your spouse is a senior citizen, तो ये मेरे लिए नहीं है। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है whether any one of your parents is a senior citizen, obviously parents is a senior citizen, तो मैं yes कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, एक तो आप डाल दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डाल दीजिए एक तो फिगर। मेडिकल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए, तो हो गया 14,000 आपको मिल गया छूट। और 80 TTA में जो हम लोग भरे थे 4,000 वो तो हो ही गया। तो टोटल कुल मिला के हुआ है 158 जो कि डिडक्शन हमको मिल रहा है। लेकिन आपको ये धमकी वाला एक तो नोट आ रहा है, इसको देख के डरना नहीं, वार्निंग दे रहा है आपको, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ये सब रिपोर्ट किया नहीं तो मैं क्या करूं। उसके बाद कॉन्फर्म करके आगे बढ़िए। फिर आपको क्या करना है देखिए, फिर आपका जो टैक्स पेड वाला ऑप्शन ये एक्टिवेट हो गया, तो इसके अंदर जाते डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सैलरी इनकम, तो देख रहे हैं मैं 654 दिखा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ये हमको डिटेल दिखा रहा है, कंपनी ने कितना टैक्स काटा है वही फिगर दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात देखिए, एडवांस टैक्स पेड एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब अगर आप कुछ दिया है तो आप वो भी देख सकते, और अगर वो नहीं दिखा रहा है तो आप खुद इसको फिलअप कर दीजिए। आपका जो चालान है उस चालान के रेस्पेक्ट में आप इसमें फिलअप करके ऐड कर दीजिए, तो इधर ऐड हो जाएगा। और अगर आपको ठीक लगे तो कॉन्फर्म करके आगे निकल जाइए। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है, कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका, मतलब इनकम के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी जो भी है वो शो हो रहा है। और टोटल इंटरेस्ट ब्याज आपको कितना देना है, मतलब एडवांस टैक्स कम दिया है, डिपॉजिट कम है, या फिर आपका TDS कम कटा है इसीलिए आपको देना है, तो आपका एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उसको भी आपको कॉन्फर्म करके आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए
यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, मतलब आपने एक स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया तो बढ़िया बात है। आपको प्रोसीड में क्लिक करके आगे बढ़ना है। आपको बोल रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट, आपको इतना रुपया पेमेंट करना है। तो आगे बढ़ते प्रोसीड करके। तो इसी जगह पे आप एक बार प्रीव्यू रिटर्न भी देख सकते हैं। आपको प्रीव्यू रिटर्न का एक तो ऑप्शन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इधर नाम, पैन नंबर, ये सब कुछ है। अगर किसी टीआरपी द्वारा आप करते हैं तो इधर टीआरपी का नंबर भी ऐड करने के लिए जगह है। उसके बाद हम पीछे चले आते हैं। फिर उसके बाद ये जो कॉन्फर्म योर रिटर्न समरी जो है, वेरिफिकेशन वाला जगह पे हम लोग अभी आ चुके हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, उधर ऑलरेडी जो डिक्लेरेशन होता है उसमें देखिए नाम वगैरह डिटेल आ गया होगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे आपको जाने नहीं दे रहा है, ग्रे हो गया है। तो आपको क्या करना है, इधर क्लिक बटन में राइट क्लिक करना है, क्लिक करके और आगे बढ़ना है। लेकिन और एक तो चीज़ आपको बोल रहा हूँ, देखिए प्लेस, इधर प्लेस जो है, प्लेस देखिए एक तो दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर जो जिस कंप्यूटर से आप कर रहे हैं वही कंप्यूटर वाला जो मशीन का जो नंबर है वही शो कर रहे हैं। पहले हम लोग हाथों से फिलअप करते थे जगह का नाम, लेकिन वो नहीं मांग रहा है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसका मतलब यही है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करते ही देखिए रिटर्न का जो पीडीएफ वाला पेज होता है उसमें आपको शो कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा फाइल को भरे। आप एक बार भैया देख लो, अगर आपको कुछ गलत लगे तो आपको क्या करना है, पीछे में आके इसको बैक में आके इसको रेक्टिफाई करना है। नहीं तो आपको अगर ठीक लगे तो आप आगे बढ़ सकते। तो दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ही दिखा रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों एक तो बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये सब कुछ ठीक ठाक है इसलिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, अचानक हो गया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। तब आपको एरर आएगा, एरर रेड कलर का एरर आएगा। कुछ गलत आप अगर फिलअप करेंगे तो एरर आएगा। तब इसका यही अच्छा बात है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पुराना जो रिटर्न था उसमें राइट साइड में क्या होता था, एरर शो हो जाता था। लेकिन उसमें क्लिक करने से कहाँ एरर हुआ है वहाँ आपको कर्सर को, मतलब आपका कर्सर नहीं जाता था एरर के जगह पे, आपको ढूंढना पड़ता था एरर कहाँ पे है। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ पे आपका एरर है आप क्लिक करेंगे तो एरर के पास आपको लेके चला जाएगा, यही बढ़िया बात है। तो इसी तरह आपका एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद आप प्रोसीड में आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने और एक तो ITR1 भर के रखा है, जो भी मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं ये ITR1। तो ये ITR1 उससे बहुत अच्छा मैंने भरा है, क्योंकि तब जब ITR1 भर रहा था तब साइड में बहुत प्रॉब्लम था। अभी आज जब भर रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है, बेकार खराब बोलूँगा नहीं। अभी आज तो साइट ठीक ही चल रहा है, संडे है इसीलिए, मंडे से क्या होगा मुझे भी पता नहीं। तो लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जिसका ITR1 फाइल करने जा रहे हैं आप क्लाइंट, पहले आप उनका ऑफिस का पता लगा लीजिए, उनका रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत रुक लीजिए अपने आप को, क्योंकि अभी बहुत टाइम है ITR1 फाइल करने का। इसलिए मत बिना उनका रिटर्न TDS रिटर्न, मतलब एम्प्लॉयर का TDS रिटर्न फाइल ना हुआ है आप फाइल कर रहे हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न ITR1, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है कंपनी में। उस एडजस्टमेंट होने जाने के बाद ही आपका जो ITR1 खुद का वो फाइल करना ठीक है। उसके बाद अभी TDS रिटर्न भी सबका भरा नहीं है। TDS रिटर्न में भी आपका 26AS में आप देख सकते हैं बहुत सारा इंटरेस्ट का इनकम भी आ सकता है बैंक से। तो ये सब कुछ देखने के बाद ही आप ITR1 फाइल कीजिए। अभी ITR1 फाइल करना ठीक नहीं होगा, ये मेरा सलाह है। बाकी आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि क्लाइंट का काम आप ही कर रहे हैं इतने सालों से, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और कुछ ना कीजिए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया है, मुझे भी करते करते मुझे भी सीख आता है, आपको भी देखते देखते सीख आ जाएगा, आप भी सीख जाएंगे। 2-4 रिटर्न फाइल करेंगे तो हो जाएगा। पहले से थोड़ा ट्रबल फील कर रहा हूँ, लेकिन वो भी हो जाएगा धीरे धीरे।
तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, और शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऊपर में आई बटन में देखिएगा, बहुत सारा ऐसा वीडियो भी है जो आपके काम के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।